गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने कक्षा 7वीं में प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन भी निष्कासित करते हैं। तो इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निकलती है और जो कार्बोहाइड्रेट निकलता है वो पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। स्टार्च या जिसे मंड भी कहते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है। अर्थात पत्तियों में यदि स्टार्च उपस्थित हो गया तो प्रकाश संश्लेषण हो गया। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। हम आपको यहाँ बता दें कि आपको पढ़ते समय अपनी पाठ्य पुस्तक को अपने सामने रखना है। ये वीडियो देखते समय अपनी पुस्तक को सामने रखना है, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत आपको चित्र 1.2, 1.3 ये देखना है। हमने कल भी कहा था आपको देखने के लिए, तो इन चित्रों को आपको देखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्रियाकलाप 1.1। तो क्रियाकलाप 1.1 में कहा गया कि 2 गमले लीजिए। एक गमले को अंधकार में 72 घंटों के अंदर रखिए। उनमें गमलों में पौधे होने चाहिए। तो एक गमले को 72 घंटे के लिए कहाँ रखना है? अंधकार वाले कमरे में रखना है तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखना है। और अगली बार क्या करना है? 72 घंटे के बाद जो सूर्य के प्रकाश में गमला रखा था उसको हम अंधकार में रख देंगे। जो अंधकार में रखा था उसको 72 घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश के साथ रख देंगे। तो हम क्या पाते हैं? हम यह देखते हैं कि जो गमला अंधकार में रखा रहता है काफी समय तक, तो उसके पत्तों में लाल रंग या भूरे रंग उपस्थित हो जाता है। उनकी पत्तियों में जो होता है लाल या भूरा रंग उपस्थित हो जाता है। वह उनकी पत्तियां पूर्णतः हरी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, तो उनका प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जिससे लाल या भूरा रंग उनके हरे रंग को ढक लेती है। तो इन पत्तियों से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। और हम देखेंगे कि जो गमला सूर्य के प्रकाश में रखा था उसकी पत्तियां पूर्णतः हरी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण संपूर्ण रूप से हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी बहुत अधिक आवश्यक है। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में हमारे आसपास दीवारों में जो गीली दीवार होती हैं, दीवारों में या तालाब के किनारे या रुके हुए पानी के किनारे हरे कलर की कुछ काई जैसी जम जाती है। उस काई को वैज्ञानिक भाषा में शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल। ये एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण ही शैवाल बनते हैं। इनका रंग आपने देखा होगा कि हरे रंग का ही होता है। हरे रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इनमें भी क्लोरोफिल होता है और ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भी कुछ अन्य पदार्थ होते हैं। पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिश्रित होता है। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। लेकिन खाद्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ अर्थात जो भोजन करते हैं उसमें, तो खाद्य पदार्थों में प्रोटीन भी होता है और प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है। तो ये नाइट्रोजन जो होता है वो पादपों में कहाँ से आता है? क्योंकि जो हमारा भोजन होता है वो पादपों अर्थात पौधों से मिलता है। जैसे अनाज वगैरह पौधों से भी उत्पन्न होकर प्राप्त होता है। तो इनमें
नाइट्रोजन आता कहाँ से है। तो इनके नाइट्रोजन का कुछ स्रोत है, जैसे कि खेतों में उर्वरक वगैरह डाली जाती है, तो उर्वरक खाद जो डाली जाती है उसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होती है। वह नाइट्रोजन खेतों में डाली जाती है, जिससे पौधों के माध्यम से हमारे खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के साथ मिश्रित होकर आती है। इसका दूसरा तरीका यह है कि जो दलहन वाले पौधे होते हैं, दलहन वाले पौधों में वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वह प्राप्त मिलती है। दलहन वाले पौधों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, तो उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम। ये राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे हमें उनके माध्यम से हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है खाद्य पदार्थों में। और आगे देखते हैं हम कि नाइट्रोजन की पूर्ति इस प्रकार से तो प्राप्त नाइट्रोजन हमें हो जाता है, तो नाइट्रोजन हमें प्रोटीन में और वसा के रूप में भी प्राप्त होता है। इसके आगे हम 1.3 देखते हैं। 1.3 में कहा गया है पादपों में पोषण की अन्य विधियां, यानी पादपों को पोषण मिलने के लिए कुछ अन्य विधियां और देखते हैं हम। तो यहाँ है कुछ विधियां, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते अथा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो जो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो वे अपना भोजन फिर कहाँ से प्राप्त करते हैं? वे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे पौधों, दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण देखते हैं, पेज नंबर 4 में चित्र 1.5 देखिए। पाठ्य पुस्तक को सामने रखिए, चित्र को देखिए। चित्र में आप देखेंगे कुछ पीले पीले कलर के दिख रहा है। ये जो दिख रही है अमरबेल हैं, अमरबेल के पादप हैं। तो ये अमरबेल के पादप पौधों में पेड़ों में फैल जाते हैं, पेड़ों में पूरी तरह से फैल जाते हैं और पेड़ों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो पादप दूसरे पादपों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी। जो दूसरों पर निर्भर है उसे विषमपोषी कहते हैं। कल भी हमने पढ़ा था। अब देखिए, ये जो अमरबेल का पौधा है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे अपना भोजन जिस पौधे में वो, जिस पेड़ में वो फैलते हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जिस पेड़ से वह अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसके पोषक ले लेते हैं, जिसके कारण वह पेड़ परपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? परपोषी। परपोषी का अर्थ है कि वह दूसरों को पोषण दे रहा है, अपना पोषण दूसरों को मिले, उसे परपोषी कहते हैं। तो पेड़ अपना पोषण अमरबेल को देता है, तो वह पेड़ परपोषी कहलाया। अब पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से ये अमरबेल वंचित कर देता है, अतः इन्हें परजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे।